स्वागत है आपका YouTube चैनल RIIT एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 4, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है विलयन के अणुसंख्य गुण। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या होता है विलयन का अणुसंख्य गुण? तो आइए जानते हैं। हमारा होता है विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। फिर से एक बार, विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। मोल प्रभाज हमने आपको बताया था। मोल प्रभाज हमारा होता है विलयन में उपस्थित किसी अवयव की मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। ओके, अणुसंख्य गुणधर्म पता चल गया। अब हम बात करते हैं परासरण दाब। ये हमारी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। परासरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन, जिसमें आज हम सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे परासरण दाब। उससे पढ़ने से पहले आज हम जानेंगे विसरण क्या होता है। विसरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन। विसरण हमारा है अधिक सांद्रता के विलयन से कम सांद्रता के विलयन की ओर प्रवाह विसरण कहलाता है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के विलयन की ओर प्रवाह विसरण कहलाता है। विसरण का अर्थ सबको जानते हैं, मतलब बहना। अब वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहता ही है। विसरण प्रक्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली का हम लोग सेमी पेमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली जिसमें से होकर विलायक के कण तो विलय के कणों में जा सकते हैं, परंतु विलय के कण विलायक में नहीं जा सकते, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। एक बार फिर से, वह झिल्ली जिसमें से होकर विलायक के कण तो विलय में जा सकते हैं, परंतु विलय के कण विलायक में नहीं जा सकते, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। उदाहरण समझते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे आप कभी देखे होंगे किशमिश को आपने रात में पानी में भिगोया और सुबह आपने देखा तो किशमिश हमारी फूल के अंगूर की जैसी हो जाती है। वो कैसे हो जाती है? बाहर की सांद्रता कम है, अर्थात पानी की सांद्रता कम है, और अंदर किशमिश के अंदर की सांद्रता अधिक है, इसलिए अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह नहीं होता। इसमें हमारा होता है कम सांद्रता विलायक के कण विलय में चले जाते हैं। विलायक हमारा क्या है? पानी के जो कण हैं वे हमारे किशमिश के अंदर चले जाते हैं, जिससे हमारा किशमिश फूल जाता है और पानी से भर जाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलयन का प्रवाह निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली में जैसे अगर हम बाहर हम रख दें गिलास में पानी और उसमें डालें 2-4 किशमिश, तो हमारा पानी जो है ना वो किशमिश के अंदर घुस जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि किशमिश की जो मिठास है वो पानी के अंदर आ जाएगी, वो नहीं होगा। ओके, अब हम देखेंगे परासरण किसे कहते हैं। परासरण हमारा होता है विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलय के कणों की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। जैसे समझ ही लेते हैं, ये हमारा हो गया एक पतीला, इसमें है कोई ये कुछ किशमिश, इसमें पानी भरा है। जब इसमें पानी जाएगा तो ये फूल जाएंगी, और ये फूल जाएंगी। अगर जैसे एक और समझते हैं, जैसे आपने ये हमारी अंगूर है। अब हम इसके बाहर अगर हम शीरा भरते हैं जो बहुत मीठा होता है, तो अब नहीं होगा। जब शीरा मतलब हल्का सा थोड़ा सा रसीला जैसे चाशनी होती है, उसको हम अगर से बाहर भर दें तो नहीं होगा कि चाशनी अंगूर के अंदर चली जाएगी, वो नहीं होगा। तब अंगूर की जो सांद्रता है वो बाहर आ जाएगी, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली में यही लिखा है कि निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, क्योंकि अब बाहर की सांद्रता हो चुकी है हमारी ज़्यादा, तो बाहर से तो अंदर अंगूर के अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि
जो चाशनी होती है वो ज़्यादा मीठी होती है अंगूर के मुकाबले, इसलिए। ओके। ठीक है, तो अब हमको वो करना है, परासरण दाब हमारा क्या होता है। परासरण दाब होता है कि ये जो पानी है ये किशमिश के अंदर जा रहा है, हमको इसको रोकना है। तो रोकने के लिए जो हम काम करेंगे या उस पर हम जो वर्क करेंगे उसे ही हम लोग कहेंगे परासरण दाब। तो क्या होता है परासरण दाब, याद रखिएगा, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परासरण दाब। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, आप अनसॉल्व में देख सकते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक, अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक मतलब अलग, विलेय व विलायक जो पानी और किशमिश है उसके मध्य परासरण क्रिया, यही जो पानी है वो किशमिश के अंदर जा रहा है उसे ही परासरण कहते हैं। परासरण क्रिया रोकने के लिए जो विलयन, जो हमारा पानी है उस पर लगाया गया आवश्यक, लगाया जाने वाला आवश्यक तथा अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। जैसे ये हमारा है, इधर हमारा कुछ और, इधर हमारा ये हमारे बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली है, तो हम ऊपर से इसमें दाब लगाएंगे जिससे ये विलेय विलायक में ना मिलने पाए। यही होता है हमारा परासरण दाब। ओके। अब परासरण दाब के नियम है कुछ। सबसे पहला है हमारा बॉयल वांट ऑफ नियम। ये बॉयल वांट ऑफ नियम, ये आपका जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था बॉयल का नियम, ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। इसमें हमारा होता है स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। परासरण दाब को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं और सांद्रता को हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं, और ये इसके समानुपाती को हम, ये चिन्ह हमारा होता है। और हम जानते हैं जो हमारी सांद्रता होती है वो आयतन की व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्योंकि सांद्रता बढ़ेगी तो आयतन घटेगा, अगर आयतन बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगी। यही समझ लीजिए, जब वो हमारा शरबत होता है तो उसका आयतन ज़्यादा होता है, जब वो चाशनी में आ जाता है तो उसका आयतन कम हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आया था, P प्रपोर्शनल टू C और C इक्वल टू 1/V। C का मान यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा P प्रपोर्शनल टू 1/V। यही हमारा हो गया बॉयल का नियम। ओके। अब हम अगला देखेंगे चार्ल्स वांट ऑफ नियम। चार्ल्स का नियम क्या है, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। फिर से एक बार, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। हमारा परासरण ताप को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं और परम ताप को हम लोग कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं, के समानुपाती होता है। और जो आपको जब पता है, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह जब इक्वलिटी में बदलते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लाना पड़ता है, यही हमारा होता है, इसे कहते हैं हम लोग चार्ल्स नियतांक। अब हम पढ़ेंगे वांट ऑफ समीकरण। वांट ऑफ समीकरण हमारा क्या था, हम जानते हैं कि बॉयल का नियम हमारा क्या था, बॉयल का नियम हमारा था P प्रपोर्शनल टू 1/V। ठीक है, और चार्ल्स वांट ऑफ नियम क्या था, P प्रपोर्शनल टू T था। बहुत बढ़िया। अब दोनों नियमों को मिलाने पर देखिए, जब P इधर का बराबर है तो इधर का भी ये बराबर होगा, तो ये हमारा हो जाएगा P प्रपोर्शनल टू T अपॉन V। ये हमारा आ गया, या हम इसको लिख सकते हैं PV प्रपोर्शनल टू T। अब आपको पता है, वही हमने बताया था अभी, जब प्रोपोर्शनलिटी का
चिन्ह पी वी इजिकल टू के टी। जब प्रोपोर्शनलिटी का हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट लगता है, ये के टी। यहाँ पर हम के ना लिख करके यहाँ पर हम इसको एस लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा विलयन चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एस, जिससे हम लोग का यहाँ पे ये एस है, ये हमारा विलयन स्थिरांक है। विलयन स्थिरांक इसको कहते हैं, स्थिरांक। ठीक, इसका मान हमारा होता है हमारे पास होता है 0.083 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब यदि इसी विलयन में मोलों की संख्या n हो, यदि इसी विलयन में मोलों की संख्या n हो, ये पी वी इक्वल टू एस टी था हमारा, यदि ये हमारा विलयन ही तो है, अगर इसमें मोल n हो, जो पदार्थ है उसकी मात्रा n हो, जैसे चीनी है उसके मोल कितने मोल डाल रहे हैं, 2 चम्मच डाल रहे हैं, 4 चम्मच डाल रहे हैं, उतने कितने मोल हो, तो पी वी इक्वल टू एन एस टी, जहाँ n आप जानते हैं इसे हम लोग मोलों की संख्या कहते हैं। मोलों की संख्या बराबर होता है n बराबर भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। जो चीनी है उसका भार कितना है और उसका अणुभार 342, और भार जितना भी हमको दिया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।